रूसो ऐसे पहले विचारक रहे हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज में विषमता का विश्लेषण करते हुए उसे दूर करने की मांग की, क्योंकि वे इस बात से भलीभांति परिचित थे कि असमानता समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए हानिकारक हो सकती है। रूसो ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। हाय, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सार सक्सेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूसो की फिलॉसफी, उनके वर्क्स और उनके इंपॉर्टेंट नोशंस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1778 को हुई थी। और ये फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं। हालांकि इनका जो जन्म है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था, इसी वजह से इनको जेनेवन फिलोसोफर भी कहा जाता है। वहीं इनको थिंकर ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अग्रदूत भी रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इनकी प्रेरणा से ही शुरू हुई थी और सफल हुई थी। वहीं इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बड़ी मात्रा में आलोचना की, वहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इन्होंने सपोर्ट किया। ये लिबरल्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और टोटलिटेरियंस जितने भी थिंकर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और इन्होंने एक फेमस नोशन दिया जिसको कहा जाता है नोवेल सैवेज। ये बेसिकली ऐसा नोशन है जो इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में या फिर आदिकालीन जो मानव है उसके लिए इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में प्रयुक्त किया था। वहीं इन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्लोगन दिया जिसका नाम है बैक टू द नेचर, और इस स्लोगन से महात्मा गांधी बड़ी मात्रा में प्रभावित हुए थे। और इनको यूटोपियन आइडियलिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि J.L. टॉलमैन एक बहुत बड़े विचारक हुए जिन्होंने रूसो के बारे में लिखा कि वे इंटेलेक्चुअल पायनियर ऑफ द 20th सेंचुरीज टोटलिटेरियनिज्म रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 20वीं शताब्दी का जो सर्वसत्तावाद रहा है उसके बौद्धिक अग्रदूत रूसो रहे हैं। और उनकी जनरल जो बिल है इसको जाना जाता है पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। वहीं रूसो ने एक इंपॉर्टेंट कोट दी, मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्रीडम, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और रूसो ऐसे पहले विचारक रहे हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में मॉडर्निटी, सिविलाइजेशन, साइंस, आर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एनलाइटनमेंट को पूरी तरह से नकारा, उसकी आलोचना की। वैसे तो रूसो की जितनी भी राइटिंग्स रही है सभी राइटिंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन सभी राइटिंग्स का पॉलिटिकल फिलॉसफी में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब हम बात करते हैं द इमाइल की तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द इमाइल आज भी शिक्षा पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण राइटिंग मानी जाती है। वहीं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी अक्षय कृति रही है। और वहीं जो सेकंड डिस्कोर्स उन्होंने लिखा उसमें इन्होंने इन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स को भी समझ लेते हैं। रूसो के वर्क्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है इनके एसेज, दूसरा है इनके फंडामेंटल वर्क्स और तीसरा है इनके अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसे की। पहला एसे इनका डिस्कोर्स ऑन साइंसेज एंड आर्ट्स जो कि 1750 ईस्वी में इन्होंने लिखा। दूसरा एसे द स्टेट ऑफ वॉर, ये भी इन्होंने 1750 में लिखा। और तीसरा इंपॉर्टेंट एसे रहा है डिस्कोर्सेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 ईस्वी में। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द इमाइल जो कि 1762 में इन्होंने लिखी और शिक्षा पर लिखी गई सबसे इम्पॉर्टेंट कृति इसको माना जाता है। दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 में ही इन्होंने लिखी और इसको सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी पर लिखी गई किताब मानी जाती है, जिसमें इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट, गवर्नमेंट, पॉपुलर सॉवरेनिटी जैसे कंसेप्ट्स दिए। वहीं तीसरी एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग रही है इनकी न्यू हेलोसिस, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और ये है 3 इनकी ऑटोबायोग्राफीज, कन्फेशन, डायलॉग एंड रिबरीज। अगर हम बात करें रूसो की पॉलिटिकल फिलोसॉफी की तो इनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी बहुत ही व्यापक रही है, विस्तृत रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे उदारवादी हो, लोकतंत्रवादी हो या फिर सर्वसत्तावादी हो, मार्क्सवादी हो, समुदायवादी हो, सभी ने इनसे प्रेरणा ली है। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स और हन्ना अरेंट जैसे विचारक भी इनसे काफी प्रभावित रही है। तो चलिए अब हम रूसो की पॉलिटिकल फिलोसॉफी को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट नोशंस दिए उसको भी हम गहराई से समझ लेते हैं।
रूसो की फिलॉसफी बहुत ही व्यापक रही है। मैंने पहले भी कहा कि रूसो से उदारवादी, लोकतंत्रवादी, सर्वसत्तावादी और समाजवादी सभी तरह के विचारक प्रभावित रहे। और रूसो ने एक फेमस कोट दी जो कि उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार है। और इन्होंने कहा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन्स। इन्होंने कहा कि मनुष्य जब पैदा होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे किसी भी कानून की समझ नहीं होती है, पारिवारिक दायित्व, राज्य के कानूनों में वो किसी तरह से बंधा नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति समाज में रहता है, राज्य के कानून समझता है, वैसे वैसे वो बंधनों में जकड़ा जाता है। ये बात रूसो कहते हैं। तो रूसो की फिलॉसफी को अब हम समझ लेते हैं, और उनकी फिलॉसफी को समझने के लिए हम उनके दो इम्पोर्टेंट वर्क्स लेंगे। पहला डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और दूसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में और इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में। वहीं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहते हैं जनरल बिल के बारे में और पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में। तो रूसो की जब हम फिलॉसफी को समझते हैं तो हम अलग अलग फॉर्म में इनको समझते हैं, जैसे पहले नेचर ऑफ स्टेट, फिर स्टेट ऑफ वॉर, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचर ऑफ स्टेट की पहले बात कर लेते हैं। रूसो कहते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट में जो व्यक्ति थे या आदिकालीन समाज में जो व्यक्ति रहते थे वे शांत प्रिय थे, पीस थी, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन थी, सहयोग की भावना थी, स्टेट ऑफ ब्लिस थी, आनंदपूर्ण भावना से रहते थे, म्यूट थे, शांत रहते थे और पृथक रहते थे, झुंडों में नहीं रहते थे, समाज में नहीं रहते थे। नो वरी अबाउट फ्यूचर, और उन्हें भविष्य की कोई चिंता भी नहीं होती थी। रूसो आगे कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में एक ऐसी चीज़ थी व्यक्ति के पास जो उसे एनिमल से या फिर पशुओं से अलग करती थी, और वो थी फ्रीडम एंड कंपैशन, यानी कि पीटी की भावना, दया या फिर सहानुभूति की भावना और फ्रीडम की भावना, स्वतंत्रता की भावना। और इंडिविजुअल जो स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, रूसो ने उसको कहा है नोवेल सेवेज। नोवेल सेवेज मीन्स शांत है, वो कॉपरेशन करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसीलिए वो नोवेल है। और सेवेज है क्योंकि वो जंगलों में रहता है, इसीलिए इन्होंने इसको नोवेल सेवेज कहा, यानी कि सभ्य जंगली कहा। और स्टेट ऑफ वॉर की जब हम बात करते हैं तो रूसो कहते हैं कि इसमें कंडीशन ऐसी हो गई थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अस्तित्व में आई। उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि सोसाइटी की शुरुआत हुई, और जैसे ही सोसाइटी की शुरुआत हुई फिर ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी हुई, और जैसे ही इनइक्वालिटी आई उसके बाद फिर पूरी जो बुरी चीज़ें हैं वो शुरू होने लगी, जैसे डिपेंडेंसी, यानी कि लोगों की अब डिपेंडेंसी बढ़ती गई, आत्मनिर्भरता पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इमोर प्रोपरे, यानी कि ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जिसमें ये कहते हैं कि दूसरों से लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका समाज में स्टेटस बढ़ेगा। और इमोर दे सोई का मतलब है कि लोग उनसे प्यार करेंगे, उनकी ऐसी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई। और ग्रीड एंड फेम, और उनके अंदर लालच की भावनाएं भी पैदा हो गई और फेम की भावनाएं भी पैदा हो गई। तीसरा जो स्टेज आता है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्टेट ऑफ वॉर खत्म हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में आया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि स्टेट अस्तित्व में आया, जनरल विल अस्तित्व में आई, पॉपुलर सॉवरेनिटी अस्तित्व में आई और गवर्नमेंट भी अस्तित्व में आई। अब रूसो की जो ह्यूमन बिल रही है उसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। रूसो कहते हैं कि ह्यूमन बिल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी। रूसो कहते हैं कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर बिल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं कम्युनिटी जनरल बिल को रिप्रेजेंट करता है। रूसो कहते हैं कि पर्टिकुलर बिल को आगे चलकर हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक है एक्चुअल बिल जिसको हम हिंदी में कहते हैं यथार्थ इच्छा, और दूसरी है रियल बिल जिसको हम कहते हैं आदर्श इच्छा। तो एक्चुअल बिल में बहुत सारी विशेषताएं आती है, जैसे सेल्फ इंटरेस्ट, लोअर सेल्फ, नो रीजन, शॉर्ट प्लेजर, लोअर सेटिस्फेक्शन और ट्रांसाइंट। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। वहीं रियल बिल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉमन गुड, हायर सेल्फ, अल्टीमेट, रियल एंड सेल्फलेसनेस, सोशल वेलफेयर एंड एक्सप्रेशन ऑफ रियल फ्रीडम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जनरल बिल इज द सम टोटल ऑफ रियल बिल। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। जनरल जो बिल है अर्थात जो सामान्य इच्छा है वो सभी आदर्श इच्छाओं का योग है,
जनरल बिल इज द सम टोटल ऑफ रियल बिल, यानी कि जनरल बिल केवल रियल बिल का ही योग है, एक्चुअल बिल इसमें शामिल नहीं होती है। एक्चुअल बिल ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि रियल बिल ही कम्युनिटी को या फिर कॉमन गुड को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए रियल बिल ही जनरल बिल का पार्ट है या फिर योग है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल बिल इज द सम टोटल ऑफ रियल बिल। अब हम बात कर लेते हैं रूसो के द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट नोशंस की। पहला नोशन है पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर प्लस सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये है कि रूसो कहते हैं कि जो संप्रभुता होगी वो लोगों में होगी। क्यों? क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं वो जनरल बिल के पास है, और जनरल बिल रिप्रेजेंट करती है लोगों को, लोगों की इच्छा को और पूरी कम्युनिटी को, इसीलिए इनकी जो सॉवरेनिटी है उसको पॉपुलर सॉवरेनिटी कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉपुलर डेमोक्रेसी, पॉपुलर प्लस डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, और दूसरा इसीलिए है कि रूसो कहते हैं कि सभी को राइट्स होंगे, सभी के पास शक्तियां होगी, क्योंकि जो लोगों की इच्छा है, सामान्य इच्छा है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। और इसी वजह से इन्होंने अगला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है माइनॉरिटी ओपिनियन। इसमें ये कहते हैं कि लोगों के पास माइनॉरिटी ओपिनियन का अधिकार होना चाहिए, अर्थात जो माइनॉरिटी है उनको भी अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी बहुत सारे राइट्स होने चाहिए, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स, यानी कि अभिव्यक्ति और विचार प्रकट करने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए माइनॉरिटी पीपल को। अगला इंपॉर्टेंट नोशन है रूसोज पैराडॉक्स। अब ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। रूसो ने एक इंपॉर्टेंट कोट दी जिसका नाम है मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। तो रूसो एक तरफ तो भाई ये कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वे हर जगह बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक तरफ व्यक्ति स्वतंत्र है, दूसरी तरफ बेड़ियों में है। जहां बेड़ियां हैं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता है वहां चेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए इनके जो आलोचक रहे हैं उन्होंने इसको रूसो का पैराडॉक्स कहा है। अगली इंपॉर्टेंट नोशन है जनरल बिल, और जनरल बिल को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। बेसिकली ये है लोगों की इच्छा या फिर पूरे कम्युनिटी की इच्छा, और इसी वजह से रूसो को कम्युनिटेरियन थिंकर भी कहा जाता है। और अगली नोशन इनकी है कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो जनरल बिल है वो पूरे कम्युनिटी की इच्छा है, अर्थात पूरे लोगों की इच्छा है, रियल विल का योग है। इसी वजह से रूसो को कम्युनिटेरियन थिंकर भी कहा जाता है, और इस धारणा की वजह से हन्ना अरेंट काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, और हन्ना अरेंट प्रसिद्ध भी हुई थी और इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो हन्ना अरेंट रही है उन्होंने रूसो का जो कम्युनिटेरियन नोशन है उससे काफ़ी प्रेरणा ली। अगली है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी बेसिकली रूसो ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें इंडिविजुअल पूरी तरह से या फिर प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र थे। क्यों थे? क्योंकि वे शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, पीस थी, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन था, स्टेट ऑफ ब्लिस थी, लोग आनंद में रहते थे, म्यूट थे, आइसोलेटेड थे, झुंडों में, समाज में नहीं रहते थे, और उन्हें फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं होती थी। इसीलिए रूसो कहते हैं कि लोगों के पास प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल लिबर्टी थी। अगला इंपॉर्टेंट नोशन है नोवेल सेवेज। अब ये नोवेल सेवेज क्या है? रूसो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति था वो नोवेल था, यानी कि सभ्य था। सभ्य क्यों था? क्योंकि उनके पास कोई एंगर नहीं था, कोई ग्रीड नहीं थी, लालच नहीं था, उनके पास केवल पीस, शांति और कॉपरेशन अर्थात सहयोग था। इसी वजह से उन्होंने प्राकृतिक इंसान को अर्थात आदिकालीन समाज में रहने वाले व्यक्ति को नोवेल कहा है। और सेवेज इसलिए था क्योंकि लोग उस समय जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे और कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए रूसो ने उसको सभ्य जंगली कहा है, अर्थात नोवेल सेवेज कहा है। अगला इंपॉर्टेंट नोशन है थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रूसो ऐसे पहले विचारक रहे हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज में विषमताओं का जिक्र करते हुए उन्हें दूर करने की मांग की, और इन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ऐसे जिसका नाम है द डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी का जिक्र किया। कौन सी है? तो ये देख लीजिए। ये कहते हैं कि 2 तरह की इनइक्वालिटीज होती है। पहली नेचुरल इनइक्वालिटी, दूसरी है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत। नेचुरल इनइक्वालिटी में ये कहते हैं कि जब व्यक्ति के मध्य सेक्स, एज, बॉडी, ब्यूटी, विजडम और हेल्थ को लेकर
इनइक्वालिटीज़ होती है अर्थात विषमताएं होती है तो वो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ में आती है। वहीं कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ ऐसी होती है जो परंपरागत होती है, समाज के विकसित होने के साथ साथ खुद ब खुद विकसित होती है और ये होती है स्टेटस, वेल्थ एंड पावर के साथ। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ आपने बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया होगा, एडुटेनमेंट किया होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सार सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।